हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं धर्म इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग जो है क्लास 12th की हिंदी मीडियम में बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ये जो है चैप्टर 6 है, वंशागत का आणविक आधार। इस वंशागत का आणविक आधार में इसके पहले बच्चों हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। ये जो है छठा वीडियो होगा इस चैप्टर का। और छठे वीडियो में जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो ज़्यादातर हार्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट की बातें हम लोग करेंगे। तो बच्चों, जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं वो है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। बच्चों, आप लोग पहले से भी जानते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए और आरएनए है। सामान्यतः ज़्यादातर जीव जंतुओं में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही पाया जाता है, ये हमने बता दिया है। कुछ वायरसों में केवल आरएनए जो है आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, कैसे है, क्या है, इसकी बातें हम लोग करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। बच्चों, ये चीज़ आपको कन्फर्म हो गया होगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण, इसके बारे में यानी कि किसने कहा था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हार्शे व मार्थे चेस, इसका मतलब यह हार्शे एवं चेस एक्सपेरिमेंट जो कि 1952 में आया के प्रयोगों से प्राप्त हुआ था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है के रूप में कार्य करता है। अल्फ्रेड हार्शे एवं मार्था चेस 1952 के प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया था। ओके बच्चों, इन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते थे। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हार्शे और चेज ने उन विषाणुओं पर भी कार्य किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते थे, यानी कि जीवाणुओं को भी संक्रमित करने वाले विषाणु होते थे। और उसको इन्होंने क्या कहा, जीवाणु भोजी कहते हैं। उसको क्या कहा गया, जीवाणु भोजी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जीवाणु भोजी एक प्रकार का क्या है, वायरस है। जीवाणु भोजी एक प्रकार का वायरस है जो कि जीवाणुओं को खाने का कार्य करता है, यानी इसका जो फूड मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, जीवाणु होगा। इसलिए जो है इसका नाम जो है जीवाणु भोजी वायरस रखा गया है। आगे चलते हैं बच्चों, जो जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जीवाणु भोजी जीवाणु से क्या करते हैं, चिपकते हैं। अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में क्या करते हैं, भेजते हैं। ओके बच्चों, जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो जीवाणु कोशिका होता है वो विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगता है, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। बच्चों एक बार इसको फिर से ध्यान दीजिएगा, जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं, जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगता है, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। ओके बच्चों, यदि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आपको जो है तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और जो है इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बच्चों, अब हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हर्शे व चेस ने इस बात का भी पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हार्शे व चेस ने इस बात का भी पता लगाने का प्रयोग किया था कि विषाणु से प्रोटीन
या डीएनए निकलकर जीवाणुओं में प्रवेश करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हर्षे और चेज ने क्या कह रहे हैं कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर कहां पर प्रवेश करेगा, जीवाणुओं में प्रवेश करेगा। ओके बच्चों। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नीट की दृष्टि से। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर जो है पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस तथा दूसरे को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। बच्चों ये लाइन ध्यान दीजिएगा कि जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं पाया था। इसका मतलब यह है कि फास्फोरस की उपस्थिति में जब पैदा किया गया था तो उसमें सक्रिय डीएनए तो पाया गया लेकिन उसमें सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है डीएनए में फास्फोरस होता है। ये आप लोगों ने पहले के वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया, जब सल्फर की उपस्थिति में विकिरण दिया गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक इसी तरह से विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उसमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई, जबकि इसमें क्या हुआ कि डीएनए सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा कि डीएनए में क्या चीजें नहीं पाया जाता है, सल्फर, लेकिन जो है डीएनए में क्या चीज पाया जाता है, फास्फोरस। ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग कि जो है डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है और जबकि फास्फोरस पाया जाता है। ओके बच्चों। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है जीवाणु को जो है सम्मिश्रित यानी कि मिलाकर हिलाने से विषाणु के जो आवरण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं स्पष्ट रूप से। जीवाणु को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जीवाणुओं को अपकेंद्रण करने से, उसके जो प्रचक्रण कराने से जो है विषाणु के जितने भी कण होते हैं, विषाणु कण के जितने भी होते हैं वो जीवाणुओं से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बच्चों ऐसे समझिए कि अगर जो है विषाणु से जो जीवाणु जो है चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद उसका क्या किया जाता है, अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण करने से जो उसमें विषाणु होते हैं, विषाणुओं के जो कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जीवाणुओं के जो कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ओके बच्चों। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से
संक्रमित हुए थे वे विकिरण सक्रिय रहे, वे विकिरण क्या थे, सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। बच्चों हर्शे एवं चेज ने ये चीज प्रूव कर दिया है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह क्या है, डीएनए है। डीएनए है। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो है प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश कभी भी नहीं करेगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन कभी भी विषाणुओं से जीवाणुओं में प्रवेश नहीं करता है। ओके, इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह एक प्रकार का जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणुओं से जीवाणुओं में जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब ये चीजें प्रूव हो गया है कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। और डीएनए क्या किया, डीएनए जो है विषाणुओं से जीवाणुओं में आसानी से चला गया, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो विषाणुओं से जीवाणुओं में नहीं गया। इसलिए प्रोटीन किसी भी तरीके से आनुवंशिक पदार्थ नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए आरएनए होगा। 90% जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए है, जबकि 10% जैसे वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ जो होगा वो जो है आरएनए होगा। लेकिन कभी भी जो है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे चीजें जो है आपका, ये सारे चीज जो है वो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसको किसने जो है प्रूव किया था, हार्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से ये सारी चीजें सिद्ध हो गई। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लोग जो है इसके संरचना के बारे में देख लेते हैं, संरचनाएं क्या कह रही है। संरचना बच्चों देखिए, ये जो है एक जीवाणु भोजी का बैक्टीरिया है। यहाँ पर ये जीवाणु भोजी है। विकिरण सक्रिय सल्फर यानी कि S31 यानी कि सल्फर 31 से अंकित प्रोटीन इसमें है। और इसमें जो है ये फास्फोरस है। इसमें यहाँ पर देखिए ये दोनों एक्टिव है, ये संक्रमण है, ये अनावरण हो रहे हैं, और यहाँ पर अपकेंद्रण हो रहा है। अपकेंद्रण से आप जानते हैं कि वायरस और बैक्टीरिया दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ओके बच्चों, और ये सारी चीजें जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोशिकाओं में विकिरण, यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कोशिकाओं में विकिरण सल्फर 31 का पता नहीं लगा। विकिरण सल्फर 31 का पता यहाँ पर चल गया, यानी कि इसमें जब पता चल गया, इसमें पता नहीं चला। और बच्चों ध्यान दीजिए कि ये जो है 31 सल्फर 31 यानी कि S31 का पता चला, यहाँ पर पता नहीं चला था। बच्चों फिर से सुनिएगा आप लोग। बच्चों यहाँ पर सल्फर 31 का पता चल गया, और यहाँ पर ये जो नीचे वाली लाइनें हैं ये क्या है, ये आपका सल्फर 35 का पता चल गया। यानी कि सल्फर 35 का तो पता चल गया, लेकिन सल्फर 31 का पता नहीं चला था। और बच्चों यहाँ पर क्या बातें हैं, फास्फोरस की बातें करेगा। यहाँ पे फास्फोरस 32 का पता लगा, लेकिन यहाँ पर विकिरण का पता नहीं चला था। ओके बच्चों, तो ये जो है हार्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट ने ये सारी चीजें सिद्ध कर दिए थे। हार्शे एवं चेज ने हार्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग से ये सारी चीजें सिद्ध कर दिया था कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन जो है कभी भी आपका आनुवंशिक पदार्थ नहीं होगा। आनुवंशिक पदार्थ केवल और केवल डीएनए और आरएनए ही होगा। ओके बच्चों अब हम जो है इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। हमारे जो है चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।
और जो है वीडियो को हमारा जो है लाइक कर लीजिए बच्चों। और अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में आनुवंशिक पदार्थ के गुण की बात करेंगे। ये आनुवंशिक पदार्थ के गुण क्या क्या हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।